बच्चन पांडे मूवी की स्टार्टिंग माहिरा नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक फिल्म का सीन शूट कर रही होती है। साथ ही साथ वो फिल्म को अपने हिसाब से डायरेक्ट भी करना चाहती है, लेकिन उसके प्रोड्यूसर उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि डायरेक्टर काफ़ी नाराज़ स्वभाव का था। और डायरेक्टर उसके पास पहुंचता है जहां पर डायरेक्टर उसे खूब खरी खोटी सुनाता है और माहिरा से कहता है कि अगर तुम इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहती हो तो मैं इस फिल्म को पैकअप बुलाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो फिल्म का पैकअप कर लेता है। और इधर हम देखते हैं कि माहिरा के जो फादर हैं वो एक स्पॉट बॉय हैं जहां पर माहिरा उनसे उनकी जॉब छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसके फादर अपनी जॉब नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम इस देश की सबसे अच्छी डायरेक्टर बनना, क्योंकि यही मेरा ख्वाब है। और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। अब माहिरा प्रोड्यूसर के पास आती है एक नई स्क्रिप्ट को लेकर के, जहाँ पे प्रोड्यूसर इसकी स्क्रिप्ट पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है और वो कहता है कि अगर तुम सचमुच में कुछ बड़ा करनी चाहती हो तो क्यों नहीं तुम गैंगस्टर के ऊपर कोई मूवी बनाओ। जिसके बाद माहिरा गैंगस्टर के ऊपर मूवी बनाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कुछ लोगों से बातचीत करती है जहाँ पर उसे बच्चन पांडे नाम के एक गैंगस्टर के बारे में पता चलता है जो कि बाघवा नाम की जगह पर रहता था। जहाँ पर वो प्रोड्यूसर को इसी स्क्रिप्ट को दिखाती है कि मैं बच्चन पांडे के ऊपर मूवी बनाना चाहती हूँ। तो उसके साथ में खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर उसे सचेत करता है कि बच्चन पांडे बहुत ही खूंखार आदमी है, क्योंकि मैं उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानता हूँ, वो मेरे से बहुत परिचित है। बच्चन पांडे को हम देखते हैं जहाँ पर बच्चन पांडे एक अखबार वाले को पकड़ लेता है, क्योंकि अखबार वाले ने बच्चन पांडे का कार्टून तरीके का फ़ोटो छाप दिया था जिस पर बच्चन पांडे उससे काफ़ी नाराज़ है। और वो कहता है कि तुमने सारे काम तो अच्छे किए, लेकिन तुमने मुझे एक कार्टून बना के रख दिया जिससे मेरी समाज में इज्जत घट गई। इसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डलवाता है और फिर उसे आग के हवाले कर देता है। अब यही सब चीज़ें सुन करके जो माहिरा रहती है थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता है अपने आप को हिट करने के लिए। वो बच्चन पांडे के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन बाघवा का होता है जहाँ पर जब माहिरा बस से नीचे उतरती है तो वहाँ पर कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं। माहिरा कहती है कि इस आदमी की जान बचाओ, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इस आदमी की जान नहीं बचाएंगे क्योंकि ये खुद एक पुलिस वाला है और सारे लोग पुलिस वाले को ही मार रहे हैं। इसे सुन करके माहिरा और भी परेशान हो जाती है और माहिरा एक जगह से पानी की बोतल खरीदने जा रही होती है, लेकिन उसका बोतल और बैग को लोग चोरी कर लेते हैं। अब यहाँ पर माहिरा अपने एक फ्रेंड जिसका नाम विशु है उससे मिलती है। वो भी कास्टिंग करने के लिए यहाँ आया था और वो भी अभिनेता बनना चाहता था। जहाँ पर वो एक जगह ऑडिशन भी देता है, वहाँ पर उसे बिहारी बोलना था लेकिन वो बिहारी ठीक से नहीं बोल पाता है, जिसके बाद उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब वो अपने साथ माहिरा को ले जाता है एक विद्यालय में जहाँ पर वो रहा करता था, जहाँ पर माहिरा एक माइक भी ले आई होती है जिससे 1 किलोमीटर की सारी आवाज़ें सुनाई दी जा सकती थी। यहाँ पर माहिरा अपने फ्रेंड विशु को बताती है कि मैं बाघा के डॉन बच्चन पांडे के ऊपर मूवी बनाना चाहती हूँ। जहाँ पर विशु उसे सचेत करता है और कहता है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ क्योंकि वो बहुत खूंखार व्यक्ति है और वो सबकी जान ले लेगा। जिसके बाद वो विशु को लालच देती है कि तुम बहुत दिनों से अभिनेता बनना चाहते हो, तुम एक हीरो बनना चाहते हो, अपने फादर का सपना पूरा करना चाहते हो, तो क्यों तुम मेरी मूवी में हीरो नहीं बनोगे। जिस पर जो विशु है वो हीरो बनने की चाह में उसकी बातों पे आ जाता है और फिर वो बच्चन पांडे से बातचीत करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इधर हम बच्चन पांडे को देखते हैं जो कि अपनी गैंग के साथ जाता रहता है और ये दोनों उसे फॉलो करने लगते हैं। जहाँ पर हम बच्चन पांडे को देखते हैं कि वो एक अ, आदमी जिसका नाम भगत है उसके पास बैठा होता है, वो कोमा में है और वो उसे देख रहा होता है और साथ ही साथ आश्वस्त करता है कि जब तक मैं हूँ तब तक आपकी जान कोई नहीं ले सकता। और फिर हम देखते हैं कि बच्चन पांडे नीचे उतरता है जहाँ पर भगत को जो भी लोग मारने आए थे वो उन सभी लोगों को मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं फिर से विशु और माहिरा को, जहाँ पर माहिरा विशु से कहती है कि क्यों ना मैं बच्चन पांडे से खुद ही बात कर लूँ। जिस पर विशु कहता है कि वो तेरा जैसे कॉल उठाएगा वो बहुत बड़ा खूंखार गैंगस्टर है, उसके बारे में तू ऐसी बात बाहर मत किया कर। तभी वहाँ पर जो बच्चन पांडे है अपने एक गुंडे साथी के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे अपनी गाड़ी साफ करवानी होती है, जहां पर माहिरा उसे बातों में उलझा लेती है तो बच्चन पांडे उसके ऊपर नाराज हो जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ए चूहिया तू ज़्यादा मुझसे मत बोल क्योंकि मैं बहुत बेकार आदमी हूँ और तू यहाँ से अपने पाँव पर वापस नहीं जाएगी अगर तूने आज के बाद एक भी शब्द बोला तो। जहाँ पर वो उन दोनों के सामने ही एक मर्डर भी कर देता है, जिसके बाद माहिरा और उसके साथ विशु दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। विशु माहिरा को कहता है कि तुम इस जगह को छोड़ के चली जाओ, मैं भी कहीं बाहर भाग जाऊंगा, लेकिन माहिरा तैयार नहीं होती है क्योंकि उसे
अभी मूवी की सीन शूट करना था। और माहिरा कहती है कि अगर मुझे भागना ही होता तो मैं बहुत पहले ही भाग चुकी होती, अभी तक ना रुकी होती। जहाँ पर विशु एक दिमाग लगाता है कि अगर बच्चन पांडे तक पहुँचना है तो पहले उसके मेन मेन साथियों तक पहुँचना होगा। जहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में पता चलता है। पहले का नाम कांडी होता है, जो कि बच्चन पांडे का खास होता है। उसका कद बहुत ही पतला दुबला था, लेकिन वो हाथ से काफ़ी मजबूत होता है और वो काफ़ी तेज़ी से हाथ चला के लोगों को मारता था। लेकिन उसकी एक स्पेशलिटी थी कि वो हर रविवार के दिन अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने जाता था, और साथ ही साथ वो अश्लील फिल्मों का भी काफ़ी शौक रखता था। अब इधर हम एक और व्यक्ति जिसका नाम बफरिया चाचा है उसके बारे में भी सुनते हैं, जो कि बच्चन पांडे का खास तो किसी भी चीज़ को बोलने में काफ़ी बार अटकता है, और यही कारण उसका नाम बफरिया चाचा रख दिया गया है। अब हम तीसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम पेंडुलम है। और पेंडुलम एक रोमांटिक किस्म का आदमी होता है, जहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम पिंकी रहता है। और पिंकी के 7 भाई होते हैं, वो सातों भाई पुलिस वाले होते हैं। जहाँ पर जब वो पिंकी का अफेयर पेंडुलम से पाते हैं तो उसके सातों भाई एक डीएसपी से उसकी शादी के लिए तैयारी करा देते हैं। उस डीएसपी का नाम डीएसपी मिश्रा होता है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए सारे पुलिस वाले तैनात रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चन पांडे पेंडुलम को लेकर के वहां पहुंच जाता है, जहां पर वो नाच गाना करता है। तो मौका पा करके जो लड़की पिंकी रहती है वो भी बच्चन पांडे में शामिल हो जाती है, और इस तरह वो अपने भाई और डीएसपी से चंगू छुड़ा के बच्चन पांडे के पास पहुंच जाती है, और वो पेंडुलम से शादी कर लेती है। अब इधर हम देखते हैं कि ये सभी पेंडुलम को मिलने के लिए आ रहे होते हैं, माहिरा और उसके साथ विशु। जहाँ पर पेंडुलम एक आदमी को पीटने लगता है क्योंकि उसे शक होता है कि वो पिंकी की तरफ देख रहा था। ये सब चीज़ें देख करके विशु की जान अटक जाती है, और वो फिर पेंडुलम से मिलने के बहाना छोड़ देता है। जिसके बाद ये दोनों बफरिया चाचा के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर बफरिया चाचा उन्हें काफ़ी जानकारी देता है, और वो कहता है कि जो तुम लोग मुझसे पूछना चाहते हो बच्चन पांडे के बारे में, इसी तरह एक पत्रकार ने भी मुझसे पूछा था, लेकिन बच्चन पांडे ने उसे मार दिया। तो वो सभी पूछते हैं कि बच्चन पांडे ने इसे कैसे मार दिया। तो वो बताता है कि मैंने ही बच्चन को फ़ोन करके बोला था कि ये पत्रकार तुम्हारे बारे में छानबीन कर रहा है। जहाँ पर बफरिया चाचा को भी लोग इनकार कर देते हैं, और वो उनसे भी बातचीत करने के लिए राजी नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है यही कांडी, जहाँ पर वो कांडी से बातचीत करने में विशु सफल हो जाता है, और विशु कांडी को काफ़ी ढेर सारी सीडीज देखता है देने के लिए। जहाँ पर कांडी एक दिन फंस जाता है, और वो अपनी सब्जी के थैले में एक सीडी रख के भूल जाता है, और वो सीडी उसके परिवार वालों के हाथ में लग जाती है, जहाँ पर उसकी सारी अश्लील फिल्मों को उनके परिवार वाले देख लेते हैं, और कांडी को बहुत मार पड़ती है। जिसके बाद कांडी वहाँ से नाराज़ होकर के चला आता है। अब इधर हम देखते हैं कि कांडी उसके साथ बच्चन सभी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर बच्चन उसकी इस चीज़ को सुन करके उसका मजाक भी उड़ाता है। और बच्चन बाथरूम जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बंदा जोर जोर से उल्टियाँ कर रहा होता है। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर घुसता है, वो उसे गोलियों से भून दिया जाता है, और जो गोलियों से भुना रहता है वो आदमी सोचता है कि मैंने बच्चन को मार दिया। जहाँ पर वो बच्चन के साथियों से कहता है कि अब बच्चन को उठा करके यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये मरा पड़ा हुआ है। जहाँ पर वो बच्चन उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, और तभी बच्चन के पास एक फ़ोन भी आता है जो कि चाचा का रहता है। चाचा उसे सचेत करता है कि तुम्हारी गैंग में से ही कोई एक आदमी है जो कि मुखबिर है, जिसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा है। अब इधर हम देखते हैं कि ये विशु और जो माहिरा है वो सभी बच्चन पांडे के जितने भी ठिकाने हैं उन सभी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स पहुँच जाता है जो कि बच्चन का खास आदमी था, और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे थे। तो उसे बहाना बना करके वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर बच्चन का खास आदमी पेंडुलम अपने एक साथी मित्र जिसका नाम वर्जिन भैया था उससे कहता है कि तुम जाओ और इनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। जहाँ पे वर्जिन भैया उसके पास जाता है, और फिर वो विशु और माहिरा से उनके बारे में पूछताछ करने लगता है। जहाँ पर माहिरा उसकी फ़ोटो लेने लगती है और उसे अपने बातों में फंसा लेती है, और उसकी ढेर सारी फ़ोटोज़ खींचती है कि आप एक एक्टर की तरह लगते हैं। जहाँ पर वो उससे बातचीत करते हैं, और साथ ही साथ बच्चन पांडे के बारे में उसे डिटेल्स निकलवाना चाहते हैं। जहाँ पर वर्जिन भैया उसे बताता है कि बच्चन पांडे इतना खतरनाक आदमी है कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया था। जिसके बाद बच्चन पांडे का फ़ोन आ जाता है, और वर्जिन भैया वहाँ से उठ करके चला जाता है। इसके बाद उसके फ़ोन में वर्जिन भैया के फ़ोन में माहिरा एक स्पीकर लगा लेती है। वो वही स्पीकर था जो कि 1 किलोमीटर तक की सारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकता था।
और फिर वो उसे फ़ोटो देने के बहाने में उसके स्पीकर डाल करके वो वर्जिन भैया को उसका फ़ोन वापस दे देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्जिन वापस अपने जगह पहुँचता है। उसके गैंग के लोग कहते हैं कि आज लोहिया आने वाला है और उसे जान से मारना है, क्योंकि वो उसके राइवल्स होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि विशु और माहिरा भी उसके गाड़ी के पीछे लग जाते हैं और वो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते रहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वर्जिन भैया था ये गद्दार होता है और ये दुश्मन पार्टी से बता देता है कि यार तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन यहाँ पर ये सभी बातें बच्चन को पहले से ही पता थी, इसलिए बच्चन वहाँ पहुँचता है और फिर वो वर्जिन भैया को भी मार देता है और साथ ही साथ लोहिया रहता है उसे भी जान से मरवा देता है, जो कि उसका एक जानी दुश्मन रहता है। ये सभी चीज़ें जब ये लोग अपने कान से सुन रहे होते हैं तो माहिरा और विशु दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर वो शहर को जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बच्चन उस माइक को पा जाता है जो कि वर्जिन भैया के फ़ोन में था। उस माइक से बच्चन कहता है कि तू जो कोई भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। और तभी ये सभी जैसे ही अपना बैग पैक करके बाहर निकलने वाले होते हैं बच्चन वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद माहिरा और उसके साथ विशु को बहुत मारपीट पड़ती है। जहाँ पर वो माहिरा के लैपटॉप पे भी देखता है तो वहाँ पर पता चलता है कि माहिरा एक डायरेक्टर है। जिस पर बच्चन पांडे उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बता दी होती कि तुम मुझे मेरे ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहती हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। जहाँ पर वो फिल्म में अपना रोल लेने के लिए एक्टिव हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर सभी लोग उसकी शूटिंग करने लगते हैं। जहाँ पर बच्चन पांडे अपने जीवन के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि मैंने जब भी मर्डर किया तो किसी से छुपा नहीं था। मेरी माँ को जब से ये बात पता चली है कि मैं मर्डर करता हूँ तब से मेरी माँ चुप है और करीब 20 साल हो गया मेरी माँ ने मुझसे आज तक बात नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो विशु रहता है वो अपने घर में रहता है, जहाँ पर वो अपने आप को हीरो साबित करना चाहता था। इसलिए वो अपन उसके द्वारा लिखी गई सारी स्क्रिप्ट को पढ़ता है, जहाँ पर उसे अपना कोई भी रोल नहीं दिखाई देता है। तो वो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि माहिरा ने उसे केवल यूज़ किया था और उसे मेन हीरो के पद पे नहीं लाई थी। जहाँ पर वो माहिरा से बदला लेने की सोच लेता है और जब सब लोग उससे पूछते हैं कि इस फिल्म का असली हीरो कौन होना चाहिए तो वो बोल देता है कि इस फिल्म का हीरो बच्चन पांडे को ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चन पांडे के अलावा उसके जीवन में और कोई उसको अच्छे बेहतर तरीके से नहीं जानता है। लेकिन सब लोग इसकी बात पर हंसने लगते हैं। बच्चन पांडे को ये चीज़ खराब लगता है, जहाँ पर बच्चन पांडे नाराज होकर के खड़ा हो जाता है और फिर ऐलान कर देता है कि वो अपनी फिल्म का स्वयं हीरो बनेगा। जिसके बाद जो माहिरा रहती है वो बच्चन पांडे से कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या। जहाँ पर बच्चन पांडे उसे उसके औकात ध्यान दिला देता है कि तुम गैंग में बहुत कम हो, लेकिन तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर मत समझो, क्योंकि अगर तुमने अभी कुछ भी आगे कहा तो तुम जान दे बैठोगी। जहाँ पर माहिरा और उसके साथ विशु छोड़ करके बाघा को भागना चाहते हैं, तभी वहाँ पर बच्चन पांडे के आदमी पेंडुलम और कांडी पहुंच जाते हैं। जहाँ पर पेंडुलम कहता है कि तुम बेशक भाग जाओ, लेकिन बच्चन हमारे लिए हमेशा ही एक हीरो रहेगा। तुम्हारे लोगों के कहने से वो एक हीरो नहीं होगा, तुम लोग एक भगोड़े हो और तुम लोग यहाँ पर उसे केवल यूज़ करने आए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वापस चले जाओ। जहाँ पर जो लड़की माहिरा रहती है वो कहती है कि तुम्हारा हीरो कौन ऐसा हीरो है जो अपनी ही गर्लफ्रेंड को जान से मार देगा। तो वो बोलता है कि तुम पूरी सच्चाई नहीं जानती हो। अब अगर सच्चाई सुनना चाहती हो तो सुनो। एक समय की बात है कि बच्चन पहले ऐसा आदमी नहीं था। बच्चन भगत नाम के एक व्यक्ति के लिए काम करता था, जहाँ पर उसे एक लड़की जिसका नाम सोफ़ी था उससे प्यार हो गया था। सोफ़ी को एक लड़का छेड़ रहा होता है, जहाँ पर वो मेला में उस लड़के की धुनाई कर देता है और वो सोफ़ी के साथ मगन हो जाता है, सोफ़ी के साथ प्यार में पड़ जाता है। जिसके बाद वो भगत से कहता है कि मैं बहुत मार काट कर चुका, आपके लिए मैंने बहुत जाने ली, अपना खून बहाया, लेकिन अब बस हो गया, क्योंकि मैं अब लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जहाँ पर भगत उसे कह देता है कि ठीक है तो शादी कर और जब तेरी शादी हो तो मुझे बताना। जहाँ पर हम देख बच्चन उसी लड़की सोफ़ी से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर वो सभी मेला में एक जगह मिलते रहते हैं, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि सोफी को भी जान से मार देते हैं, साथ ही साथ बच्चन के भी आंख में छुरा भोंक देते हैं। जिसके बाद ये सीन काफ़ी दुखी वाला हो जाता है और इसके बाद प्रेजेंट में सीन आ जाता है, जहाँ पर ये सभी बातें बताते हुए कांडी और पेंडुलम की आंखें नम हैं और इसे सुन करके विशु और माहिरा की भी आंखें नम हैं और विशु और माहिरा और कहते हैं कि जब तक हम इसको पूरा शूट नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जहाँ पर वो बच्चन
पांडे को ही हीरो के रूप में शूट करने लगते हैं, लेकिन वो बच्चन को एक्टिंग नहीं आती थी। जहाँ पर माहिरा कहती है कि अगर आप इस तरह एक्टिंग करते रहे तो प्रोड्यूसर कभी नहीं मानेंगे, वो हमारी फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी प्रोड्यूसर को बच्चन पांडे के आदमी लेकर के आते हैं, जो कि घिसी पिटी हालत में रहता है और ऐसा लगता है कि उसको किसी ने बहुत मारा हुआ है। जहाँ पर फिर से सभी लोग एक्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन माहिरा उन लोगों से कहती है कि आप लोगों को एक्टिंग पहले सीखना होगा, तभी फिल्म आगे बढ़ेगी। जहाँ पर वो एक गुरुजी से सभी लोगों को मिलाती है, जिनका नाम भावेश रहता है। भावेश गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो एक्टिंग सिखाने को लेकर के काफ़ी सीरियस होते हैं। जहाँ पर वो बच्चन के मुंह पर एक तमाचा भी जड़ देते हैं, जिससे बच्चन नाराज होकर के उसे जान से मारने के लिए अपनी गोली तैयार कर लेता है। लेकिन माहिरा उसे रोकती है और कहती है कि कुछ ही दिनों की बात है, आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। जहाँ पर वो उसकी बात को मान लेता है। अब यहाँ पर जो भावेश रहता है वो सभी लोगों को एक्टिंग की अच्छी स्किल सिखाता है। जहाँ पर बच्चन और साथ ही साथ उसके जितने भी गैंग के लोग थे वो सभी को अच्छी स्किल आने लगती है, और इधर सभी लोग शूट में व्यस्त हो जाते हैं। जहाँ पर एक सीन शूट होना था, जहाँ पर बच्चन को सोफी समझकर एक अभिनेत्री को अपने दिल की बात कहनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो हिचकता है। तो माहिरा उसके पास पहुंच जाती है, जहां पर माहिरा उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि तुम मुझे कुछ देर के लिए सोफी समझ लो और अपने इंटरनल जो तुम्हारी फीलिंग है उसे बयां करो। जहां पर वो माहिरा से अपनी इंटरनल फीलिंग को बयां करता है, और साथ ही साथ वो इतना मगन हो जाता है कि माहिरा को ही सोफी समझ लेता है और फिर उसे अपने गले से लगा करके इमोशनल हो जाता है। ये सभी चीज़ें देख करके माहिरा भी उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है, और इस तरह इनकी सारी शूटिंग ख़त्म हो गई होती है। जहाँ पर हम भावेश सर को देखते हैं कि शूटिंग ख़त्म होने के बाद भावेश सर को जब वो टॉयलेट कर रहे होते हैं तो कुछ लोग घसीट करके काफ़ी मारते पीटते हैं। जहाँ पर यही सभी चीज़ें जब विशु उनसे पूछता है कि मास्टर साहब आप कैसे इतना मार पीट खा गए, जहाँ पर भावेश बताता है कि मैंने उन्हें गुंडा होने की ट्रेनिंग दी थी कि कैसे फिल्म में गुंडा बना जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और इसीलिए उन्होंने मेरे ही ऊपर एक्शन कर दिया। जहाँ पर वो विशु गुरुजी को किसी तरह उठा करके बस पे बैठा देता है और फिर उन्हें वापस भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि माहिरा और उसके साथ बच्चन पांडे हैं, जहाँ पर माहिरा बच्चन पांडे से कहती है कि क्या आप मुझे मिस करेंगे। तो बच्चन पांडे कहता है कि हाँ मैं आपको बिल्कुल मिस करूँगा, और क्यों नहीं मिस करूँगा। जिस पर बच्चन पांडे उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छी फिल्म बनाओगी, और क्या तुम अब वापस यहाँ पर आना चाहोगी। जहाँ पर माहिरा कहती है कि मैं वापस तो ज़रूर आना चाहूँगी, लेकिन अगर फिल्म अच्छी बनी तो, क्योंकि अगर फिल्म आपको नहीं अच्छी लगी तो मेरा यहाँ वापस आना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि आप तो मुझे जान से ही मार देंगे। ऐसा ये सभी बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर बच्चन पांडे और माहिरा आपस में बहुत ही क्लोज आने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर बफरिया चाचा आ जाता है, जो बताता है कि भगत कोमा से बाहर आ गया है। ये न्यूज़ सुनते ही बच्चन पांडे दौड़ा चला आता है, और फिर उसको देख करके भगत कहता है कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं बहुत खुश हूँ तुम आज मेरे पास हो, मेरे सामने खड़े हो। जहाँ पर भगत से बच्चन कहता है कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर रहा था। तुमने सोफी को जान से मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, क्योंकि मैं तुम्हारे खास आदमी को पहले ही मार चुका था, इसलिए तुमने सोफी की जान ली और मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था। जहाँ पर वो उसका गला दबा करके उसे जान से मार देता है। बीपी फिल्म का प्रमोशन होने वाला होता है, और बच्चन और उसके गैंग लीडर सभी जाते हैं सिनेमा हॉल में बच्चन पांडे की मूवी देखने। जहाँ पर बच्चन पांडे के कैरेक्टर को कुछ अलग ही अंदाज में थिएटर्स में दिखाया जाता है, जो कि एक मजाकिया टाइप का रोल होता है, क्योंकि बच्चन पांडे एक खूंखार गैंगस्टर होता है। उसका मजाकिया रोल को देख करके थिएटर में बच्चन पांडे काफ़ी नाराज हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि माहिरा को काफ़ी लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, जहाँ पर उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है और लोग उसको काफ़ी प्रसन्नता से देखते हैं। उसके फादर उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। इधर बच्चन पांडे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो सभी टीवियों को तोड़ने लगता है, सभी मिरर्स को तोड़ने लगता है। जिसके बाद ये सभी माहिरा और विशु अपने सेट को छोड़ करके बाहर अंडरग्राउंड होना चाहते हैं, वो कोटा की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन बच्चन पांडे यहाँ भी उनका पीछा कर लेता है, जहाँ पर वो माहिरा को एक जगह उठा करके बैठा देता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला जाता है। जहाँ पर बच्चन पांडे सिगरेट फूंकता रहता है और फिर वो उसे जलाने के लिए आगे बढ़ता है, और फिर अचानक रुक जाता है। माहिरा को लगता है कि उसकी अब जान जाने ही वाली है, लेकिन
जब वो देखती है कि मेरे ऊपर अभी तक आग नहीं लगी है, तो वो आगे ऊपर देखती है जहाँ पर बच्चन पांडे उसे बताता है कि मैं तुम्हारी जान लेने ही वाला था, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दी। जहाँ पर बच्चन पांडे उसे बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो उस समय का एक और मशहूर डॉन था, और जब वो डॉन मर गया तो उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ, और उस आदमी ने पूछा कि मुझे तो खबर पता चली थी कि डॉन का जो कुत्ता था वो मर गया था। जिस पर बफरिया चाचा कहता है कि डॉन का कुत्ता नहीं, डॉन मर गया, और तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पर वो कहता है कि अब यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, क्योंकि डॉन भले ही मर गया है, अब यहाँ खड़े होने का क्या भी फ़ायदा। अगर उसका कुत्ता मरा होता तो उसे झूठा दिखाने के लिए मैं यहाँ खड़ा रहता और उसके कुत्ते का शोक मनाता, क्योंकि मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहता। जहाँ पर ये सभी चीज़ों को सुन करके जो बच्चन रहता है उसे भी काफ़ी अजीब लगता है कि मैं जो भी चीज़ों को बना रहा था वो केवल भय था, लोग मुझसे केवल डर खाते थे, इसीलिए वो मेरा सम्मान कर रहे थे, और एक दिन मेरी भी जब यही हालत होगी तो लोग मुझे भी ऐसे धुतकारेंगे। जिसके बाद बच्चन अपने गैंग लीडर के साथ जब वापस आ रहा होता है, तब उसे वही जो लड़का जिसका नाम वर्जिन भैया था, उसकी पत्नी और उसकी बेटी दिखाई देती है। उसकी पत्नी बेटी को नहीं पता होता है कि वर्जिन का असली कातिल बच्चन पांडे होता है। उसे ऐसा लगता है कि वर्जिन को लोहिया ने मारा था, और लोहिया को इन्होंने मारा है। जहाँ पर वर्जिन की जो बेटी रहती है वो बच्चन पांडे से काफ़ी खुश रहती है, और वो उससे हाथ भी मिलाना चाहती है, जहाँ पर वो उसे हाथ भी मिलाती है। और ये सभी चीज़ों को सोच करके बच्चन पांडे को काफ़ी अजीब लगता है और काफ़ी अंदर से खुशी भी महसूस होती है। अब इधर हम देखते हैं कि घर में जब बच्चन पांडे पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसकी माँ भी उसे बुलाती है। पहली बार 20 साल में उसे बचवा कह करके बुलाती है, और कहती है कि मैं तुम्हारी पिक्चर को 2 से 3 बार देखने गई, और लोग वहाँ पर काफ़ी तालियां बजा रहे थे, सब लोग एंजॉय ले रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा ऐसा भी रूप मुझे देखने को मिला। जहाँ पर बच्चन पांडे काफ़ी रोने लगता है, क्योंकि उसने अपने माँ को करीब 20 सालों से अपने साथ बोलते हुए नहीं सुना था। जहाँ पर वो अपने माँ से लिपट कर रोने लगता है, और फिर यही सभी चीज़ें वो बताता है माहिरा को, और माहिरा के सामने हाथ जोड़ता है कि तुमने मेरे उस व्यक्तित्व को सामने लोगों के लेकर के आया जो कि असंभव था। मैं केवल लोगों के सामने दहशत फैलाना चाहता था, लेकिन मैं अंदर से इतना अच्छा हूँ, मेरे अंदर इतना अच्छा कलाकार है, इसके बारे में मैं नहीं जानता था। जो चीज़ मैं पूरे जीवन भर नहीं कर पाया, मैं इतना बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन मैं अपने माँ को ज़बरदस्ती अपने आप से नहीं बुलवा पाया। आज तुम्हारे एक अच्छे कारनामे की वजह से उन्होंने मुझसे बात की, और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। और इधर हम देखते हैं कि बच्चन पांडे को कुछ लोग आकर के गोली मार देते हैं, जो कि एक शूट का हिस्सा होता है, और यहीं से बच्चन पांडे कॉमेडी की मूवीज़ करने लगता है, और उसे काफ़ी ढेर सारे अवार्ड्स मिलते हैं। और साथ ही साथ उसके जो लोग थे, जिसमें पेंडुलम था, पेंडुलम गाय वगैरह पाल लेता है, जहाँ पर वो दूध का कारोबार करने लगता है। साथ ही साथ उसका जो एक साथी कांडी था, वो भी अब अश्लील फिल्मों को छोड़ करके भगवान राम का भजन लगाने लगता है, सभी देवी देवताओं का भजन लगाने लगता है, और इसी तरह ये मूवी अंत होती है। इसी तरह की और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।